हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियोस में हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। हमारा सेक्शन बी चल रहा है, तो अब इस वीडियो में 36 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल 18,1/2 एंड बाइनोमियल 20,1/2 डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली। फर्दर u जो है हमारे पास मिनिमम ऑफ एक्स वाई है एंड v जो है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सिंपल है ये। मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ पे कोई रोल एज सच है नहीं, क्योंकि जो है हम देखेंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या इसका रोल है। ये 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है u बराबर मिनिमम ऑफ एक्स वाई एंड v बराबर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई है। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए u जो हो जाएगा हमारे पास मिनिमम x हो जाएगा और मैक्सिमम y हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये आ जाएगा 18 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 9 प्लस 8 10 ये आ जाएगा हमारे पास 19। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये क्या ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। चलिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी माइनस यू। हमें पता होता है मिनिमम और मैक्सिमम का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है चलिए बताता हूँ। मिनिमम के लिए जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस का मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, और मैक्सिमम के लिए होता है एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस करेंगे मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई निकालेंगे हम, फिर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स वाई। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई हमें u दे रखा है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई v दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u माइनस v। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। वेरिएंस ऑफ u प्लस वी निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ u प्लस वी देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिमिलरली जैसे हमने एक्सपेक्टेशन निकाला था वैसे ही हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाएगी, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 4.5 प्लस वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल टू 9.5, जो कि नॉट इक्वल टू 16 है। तो ये वाला हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब एक्स प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 18 प्लस 20 ये आ जाएगा हमारे पास 38,0.5, 38,0.5 एक्स प्लस वाई का हो गया, इसलिए एन माइनस एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा 38 माइनस 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 0.5 ही रहेगा, इसलिए यही रहेगा। बताता हूँ कैसे क्या है। एक्स प्लस वाई जो है बाइनोमियल 38,0.5 को फॉलो कर रहा है, इसलिए 38 माइनस एक्स प्लस वाई जो है बाइनोमियल 38,0.5 को ही फॉलो करेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है PDF दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए एक तो लॉन्ग अप्रोच भी हो सकती है और एक शॉर्ट अप्रोच भी होती है। चलिए मैं बताता हूँ मैंने किस तरीके से किया हुआ है। ये हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स बाई ई की पावर माइनस एक्स बाई जो है 0 से एक्स में है, एक्स बाई से इन्फिनिटी में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई स्क्वायर इक्वल टू 3x इक्वल टू 0। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बाई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी एट 3x वो क्या होगी। और यहाँ पे क्या रखा है कि x और y जो है वो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम जानते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 0 होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है इसलिए इस पर हमारे पास 0 होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा ऐसे ही।
ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2y। तो इसके लिए अगर हम सिंपली ग्राफ भी बना लें एक्स इक्वल टू 2y का और एक्स इक्वल टू y का, और वहाँ से रीज़न देख के कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे किया। ये है सिंपली एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ बनाया, ये आया। अब 0 से इन्फिनिटी के लिए एक्स 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और y जाएगा 0 से x/2 तक, ठीक है। और e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद 1/2 आ जाएगा ये। तो हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी एक्स बाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या हुआ। बाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा x, और y जो है वो 0 से x माइनस 1 तक ही जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो x माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आ गया। और 1 से इन्फिनिटी के लिए करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तब ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 1। ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब डी की बात करते हैं। डी वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन log 2, ठीक है, गिवन बाई ग्रेटर देन log 3। तो हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये वाला टर्म अगर इस वाले टर्म से बड़ा आता, ठीक है, बड़ा आता, तब प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती थी, ठीक। अब जब छोटा ही है और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ये टर्म छोटा है, तो मतलब कि ये हमारा जो इवेंट है वो श्योर इवेंट हो रहा है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है हमेशा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन बाई, ठीक है, क्योंकि जो हमारा x है वो y से बड़ा दे रखा है। y ग्रेटर देन log 3 है, देन x मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन log 3। दिस वुड मेक द इवेंट x ग्रेटर देन log 2 ऑलमोस्ट सर्टेन व्हेन y ग्रेटर देन log 3, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है, इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है n ग्रेटर देन 2 एक्स आई जो है वो रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 वेरिएंस 1 एक्स, और फोर्थ ऑर्डर मोमेंट जो है वो फाइनाइट है, और एक्स बार ये दे रखा है, एस एन स्क्वायर ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये जो ऐसा किस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, मीन 0 हो वेरिएंस 1 हो, सिंपली स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल में होता है, ठीक है। और हम जानते हैं एस स्क्वायर जो है वो अनवाइज्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का, इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो हो जाएगी वो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी। सिग्मा स्क्वायर में 1 दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ट्रू। अब बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। बी वाला ऑप्शन ये जो दे रखा है, अगर एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो एक्स बार किसको फॉलो करेगा, एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1/√n को। और अगर हम 1/n को फॉलो करें, एक्स बार जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1/n को। और अगर हम इसमें अंडर रूट 1/√n से डिवाइड कर दें, तब क्या बनेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ है वहाँ। एक्स आई जो है वो नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, इसलिए ए वाला हमारे पास 1 आ गया। अब एक्स बार का जो मीन होगा वो 0 होगा, एक्स बार में से 0 घटा दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसके डिवाइड कर दिया, तो 1/√n। तो ये फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल को, इसलिए बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल को, ठीक है। तो ये वाला भी ट्रू हो गया।
और एक्स एन बार एंड एस एन स्क्वायर आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कभी होता ही नहीं है, ये थ्योरम है। एक्स एन बार और एस एन स्क्वायर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2 एट एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर जो होता है वो इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि मीन तो 0 है तो इसलिए 1 हो जाएगा ये, लेकिन ये कह रहा 2 है तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x1 x2 up to x50 random sample from normal 0, sigma square distribution where sigma greater than 0, x ई बार ये दे रखा है, x ओ बार ये दे रखा है, ऐसी एच ओ दे रखा है, then which of the following are correct। ये है 5x बार अपॉन एस ई हैज़ T24 डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरम लगाएं, स्टैंडर्ड जो होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर डिवाइड बाई रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस वाले से हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये था हमारे पास 39। एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर को। एक्स ई बार जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर बाई 25 को। ठीक है, क्योंकि एन जो है हमारे पास 25 है। अब एक्स सी बार अपॉन सिग्मा वाई रूट एन, सिग्मा वाई रूट एन बोले तो अंडर रूट ऑफ 25, ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 1 को। ऐसे ही सिमिलरली ये भी नॉर्मल 0, 1 को फॉलो करेगा। अब 20 हम जानते हैं n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर जो फॉलो करता है का स्क्वायर n-1 को। 24 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा का स्क्वायर 24 को। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे एक्स बार अपॉन सिग्मा डिवाइड बाई 25। ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल, और अंडर रूट ये हो गया हमारे पास का स्क्वायर डिवाइड बाई 24। तो ये फॉलो करेगा T24 को। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वाला तो हो गया ट्रू। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जब हम इसको बनाएंगे टी में तब इसमें कुछ कांस्टेंट रह जाएगा साथ में, तो ये वाला तो हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा। और ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ये भी नॉट ट्रू आएगा। अब ये वाला जो है ये बन सकता है हमारा। तो एस ओ स्क्वायर अपॉन एस ई स्क्वायर, चलिए देखते हैं कैसे बनाया हुआ है मैंने इसको। एस ओ स्क्वायर अपॉन एस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर हम 24 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड कर दें सिग्मा स्क्वायर से, देन ऊपर भी का स्क्वायर 24 बन जाएगा, नीचे भी का स्क्वायर 24 बन जाएगा। दोनों में 24 से डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एफ 24,24 का स्क्वायर डिवाइड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ 24,24। तो ये वाला ट्रू हो गया हमारे पास। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है थीटा नॉट एंड थीटा वन रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नॉट है। सपोज रैंडम वेरिएबल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, एच नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, एच वन थीटा इक्वल टू थीटा वन, एल्फा 0.05, और एल्फा बीटा डिनोट कर रहा है साइज एंड पावर को, और साई नॉट जो है वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो हमें बताना है बीटा लेस देन होगा अल्फा से। चलिए देखते हैं। इसमें ना एक चीज़ है, या तो ए ऑप्शन ट्रू होगा या सी ऑप्शन ट्रू होगा, या बी ऑप्शन ट्रू होगा या डी ऑप्शन ट्रू होगा। ए और सी में से एक होगा, बी और डी में से एक होगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे रखे हैं एक दूसरे के अपोजिट वाले, तो ओनली 2 ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होंगे, या तो ए और सी में से एक होगा या बी और डी में से एक होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा।
ए वाला जो है वो कह रहा है थीटा वन ग्रेटर देन थीटा नॉट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा वन will be greater than alpha because the distribution of the test statistic under theta 1 will be shifted to the right compared to the distribution under theta naught। इसका कहने का मतलब है कि जब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, वो ग्रेटर होगी किससे, जब हम नल हाइपोथेसिस के लिए निकालेंगे तो बीटा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा अल्फा से। इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा नॉट ट्रू होगा, बट बी वाला हमारा ट्रू, सी वाला ट्रू हो जाएगा। अब बी और डी की बात करते हैं। फॉर टेस्टिंग एच नॉट थीटा इक्वल टू थीटा वन वर्सेस एच वन थीटा इक्वल टू थीटा greater than theta naught, the uniformly most powerful test will reject h naught for large values of x bar. This maximizes power of for any theta greater than theta naught at a given significance level। मतलब कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होगा वो एच नॉट को रिजेक्ट करेगा फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स बार, जो कि मैक्सिमाइज करेगा पावर को जब वो थीटा ग्रेटर देन होगा थीटा नॉट से। ठीक है, तो बी वाला हमारा ट्रू हो जाएगा और डी वाला गलत और ये वाला गलत। तो ये इस तरीके से हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेक्शन सी की बात करेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, और जो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।